सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले, दैट इज प्रॉब्लम 33 फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो लाइक ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, अ स्मॉल स्टील बॉल बी इज एट रेस्ट ऑन द एज ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट 1 मीटर. Another ball A used as a bob of meter long simple pendulum is released from rest with the pendulum suspension horizontal and swings against B, as shown in the figure. The masses of the balls are identical and the collision is elastic. Considering the motion of B only up until the moment it first hits the ground, which of the following ball is motion for the longer time? Which of the following ball is for the greatest covers the greatest distance? So like ये प्रॉब्लम करना है तो हमें बेसिकली एक चीज मालूम होना चाहिए, जब भी दो सेम आइडेंटिकल मास के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज स्विच कर जाती है, उनकी स्पीड स्विच कर जाती है, सॉरी। मतलब अगर एक 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और एक रेस्ट पे है, तो अब होगा कि वो रेस्ट पे आ गया और दूसरा 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। सो लाइक ये जो स्विचिंग होगा जब आइडेंटिकल मास है और कोलिजन इलास्टिक है, ये दो रिक्वायरमेंट में हम स्पीड को डायरेक्टली स्विच ही कर सकते हैं। सो अगर मैं उस वे से इधर जाऊं तो मुझे आइडिया आ गया कि यहाँ पे बॉल भी इस इंस्टेंस पे तो रेस्ट पे है। बॉल बी बेसिकली जो मेरी बॉल बी है वो तो रेस्ट पे थी। अब दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो उसके बाद बॉल ए रेस्ट पे आ जाएगा और बॉल बी ऐसे जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बॉल बी की मोशन आपको बताता हूँ। बॉल बी की मोशन क्या हो रही है, जैसे कि बॉल बी सपोज ये स्पीड v से इधर मूव किया तो वो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है बॉल बी। वहीं जो बॉल ए है मेरा, वो उधर ही रेस्ट कर जा रहा है जहाँ पे बॉल ए के साथ वो टकराया था, वहीं पे रेस्ट पे आ गया। और उसी के साथ इधर और क्या हो जाएगा कि बॉल बी को स्पीड कितनी मिली है, ये v। देखो बॉल ए की स्पीड v यहाँ पे कितनी होगी, हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, सपोज ये रेडियस आर है तो एम जी आर। तो यहाँ से मैं देखूं तो एनर्जी कंजर्वेशन मेरे को बता रहा है कि स्पीड उसकी 2 g r होगी। एनर्जी कंजर्वेशन में तो हमने जस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को काइनेटिक एनर्जी से बैलेंस कर दिया, तो जो स्पीड है वो √2 g r के इक्वल है। तो यहाँ पे वो √2 g r स्पीड के साथ इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और फिर इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में मोशन में हमें टाइम ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब वो इधर कितनी टाइम बाद पहुंचेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हाइट r है तो मुझे पता है कि r इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी स्पीड आएगी टाइम तो सेम ही लगने वाला है। और वो टाइम अगर हम देखें तो आएगा √2r/g। अगर सारी वैल्यू पुट कर दो तो r की वैल्यू 1 है तो √2/g, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। लेकिन ये तो टाइम की वैल्यू है जो कि हम देख सकते हैं कि इसके इक्वल है। वहीं अगर पेंडुलम के केस में हमें देखना है तो हम कैसे करें। देखो पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू इधर नहीं ढूंढ सकते। द रीजन इज कि जो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया है 2π√L/g, वो बेसिकली उन्हीं एंगल्स के लिए वैलिड होता है जो कि बहुत ही स्मॉल हो। बट यहाँ पे तो हमारा एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री है। तो लाइक मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया था कि जो टाइम पीरियड होता है टी, जो टाइम पीरियड है वो होगा 2π√L/g। और सपोज एंगल अल्फा के लिए अगर आप देख रहे हो तो वो होगा 1 प्लस साइन अल्फा 1/2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1.3/2.4 होल स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे ये इनफाइनाइट सीरीज रहती है, समेशन सीरीज का। सो लाइक ये जो पूरा क्वांटिटी है वो एक्चुअल वैल्यू है टाइम पीरियड का, क्योंकि हम जब टाइम पीरियड एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, साइन अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा के इक्वल ले लेते हैं। तो उस कारण हमें 2π√L/g की वैल्यू मिलती है।
बट अगर ये केस के बारे में हम स्टडी करें तो मुझे ये तो पता चल रहा है कि टाइम पीरियड की लोअर वैल्यू तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगी, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स नेग्लिजिबल बन जाता है आगे धीरे धीरे। तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और टाइम पीरियड से मेरा मतलब क्या, बॉल ए यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, इस पोजीशन से वो इस पोजीशन में आ गया बॉल ए, उन दोनों पोजीशन में, सॉरी यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से वापस उस पोजीशन में गया, तो ये है टोटल टाइम। बट हमें जो टाइम टी कैलकुलेट करना है वो है t/4 के इक्वल, और वो ग्रेटर होगा π/2 अंडर रूट एल बाय जी से। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। ये जो मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये मैंने अपने एक पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया, तो मैं उसका लिंक आपको इधर शेयर कर दूंगा। और वैसे इधर हमने टाइम पीरियड देखा, तो हमें एक्चुअली में भी पता होता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से तो बड़ा ही होगा। तो मुझे इतना तो आइडिया कि ये ग्रेटर देन π/2 अंडर रूट एल बाई जी आया। ओके, सो लाइक ये जो टाइम पीरियड है वो ग्रेटर देन π/2 अंडर रूट एल बाई जी है, बट जस्ट कंपैरिजन का पर्पस है, तो वैसे हमारे केस में एल की वैल्यू आर ही है, तो r/g। तो ये जो टर्म बन रहा है, हम देख सकते हैं कि टी की जो लोअर वैल्यू हमने लिखी है इन केस ऑफ बॉल ए, वो खुद भी बॉल बी से बड़ी है, तो टी ए एक्चुअली में टी बी से ग्रेटर होगा ही, भले हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जब मेरे को कैलकुलेट करना है कि कौन सा बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जो बॉल कौन सा बॉल, जैसे बॉल ए या बॉल बी। तो अगर हम बॉल ए की मोशन देखें तो वो रेस्ट पे आ जा रहा है बॉल बी के साथ कोलाइड करने के बाद, तो वो ये पूरा आर्क जो है सर्कल का, उसका पेरीमीटर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, πr/2 के इक्वल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। ओके, दिस इज क्लियर। अब दूसरी बात की, मैंने 1 मीटर को यहाँ पे कंटिन्यूसली आर से लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट जस्ट कि ये लेंथ आर है और ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के केस में जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि कौन ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इधर जस्ट मेन प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्टाइल के केस में मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। सो उसके बिना अगर आपको करना है तो इस केस में बहुत ही सिंपल हो सकता है। तो लाइक ये स्पीड उसकी अंडर रूट 2 g है इंटू टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट 2r/g है, सॉरी। तो उन दोनों क्वांटिटीज को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2r। तो ये जो डिस्टेंस है वो टोटल 2r के इक्वल है। ओके, अब ये कोई भी कर्व होगा, ठीक है, ये इस पॉइंट को इस ग्राउंड से कनेक्ट करते हुए कोई भी कर्व होगा, उसकी लेंथ इससे तो ज्यादा ही होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे तो ज्यादा ही होगी। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ एल है वो है अंडर रूट 4r² प्लस r², यानी कि π√5r के इक्वल है। तो मैं दोनों क्वांटिटीज को अब कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि उसके केस में πr/2 है और इसके केस में अंडर रूट 5r है, तो लाइक अगर पाई की न्यूमेरिक वैल्यू मैं 3.14 अराउंड इधर डाल दूं तो मुझे मिलेगा 1.5 के अराउंड इधर वैल्यू मिलेगी, वहीं √5 से मुझे मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। सो मुझे एक्चुअली में ये भी दिख रहा है कि जो लेंथ कवर कर रहा है वैसे भी √5r से तो बड़ी ही है, लेकिन √5r भी इससे बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ। यही इन प्रॉब्लम्स में बेनिफिट था कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट फाइंडिंग हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।